अक्टूबर में भारत की सबसे बड़ी सबमरीन प्रोजेक्ट को इशू करने का फैसला किया गया है। इंडियन नेवी में अभी हमारी इंडिजिनस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया गया है। चाइना अभी किस वजह से कैरियर बेस्ड एवेक्स को बना रहा है, जबकि चाइनीज नेवी की कैरियर से एवेक्स को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। इंडियन नेवी को अभी सीक्रेटली साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया गया है और गगनयान मिशन में भारत को रशिया और फ्रांस दोनों की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके है और ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर है, क्योंकि अगले महीने से प्रोजेक्ट 75I के लिए फॉर्मल बिडिंग को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंदर 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदे जाएंगे और इन सभी सबमरीन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर भारत में ही बनाया जाएगा, जिसके बारे में आप सबको पहले से ही जानकारी होगी। लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I के लिए RFP को इशू करने के लिए अभी सभी ग्राउंड वर्क को कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें नेवी की रिक्वायरमेंट और सबमरीन की स्पेसिफिकेशन को लेके डिटेल रिपोर्ट तैयार किए गए हैं। इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए भी 2 अलग अलग टीम को वहां पे नियोजित किया गया था और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 इंडियन शिपयार्ड के साथ 5 फॉरेन शिपयार्ड को सिलेक्ट करके रखा गया है। इंडियन शिपयार्ड में से मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि पहले से ही हमारी P-75 क्लास की सबमरीन को बना रही है, और दूसरे नंबर में L&T शिपयार्ड को सिलेक्ट किया गया है। अब सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से अक्टूबर में जो RFP को इशू किया जाएगा वो इन्हीं 2 इंडियन शिपयार्ड के लिए इशू किया जाएगा, जिसके बाद मझगांव डॉक लिमिटेड और L&T शिपयार्ड की तरफ से अपनी अपनी डिटेल बिड को वहां पे सबमिट किया जाएगा। इसी दौरान वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, जिनमें TKMS, नवंतिया, फ्रेंच नेवल ग्रुप, रूबिन डिजाइन ब्यूरो और दैबो शिप बिल्डिंग शामिल है। इनिशियल प्लान के मुताबिक भारत को कम से कम 24 सबमरीन की जरूरत है, जिनमें से 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने वाले थे। लेकिन ये प्लान 1997 का था। अभी की बात करें तो अभी चाइना के पास लगभग 50 से ज्यादा सबमरीन मौजूद है और चाइनीज नेवी में अभी 350 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं, जो कि आने वाले 8 से 10 सालों में 500 तक भी जा सकती हैं। ऐसे में इंडियन नेवी को भी अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है और सबमरीन के साथ साथ नेवी के लिए अभी 57 कैरियर बेस्ड फाइटर नेवल हेलीकॉप्टर टेंडर को भी जल्दी से जल्दी फाइनल करने की बात डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है और आज काफी सारे अपडेट नेवी के ऊपर होने वाली है। इंडियन नेवी में अभी हमारे इंडिजिनस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को इंडक्ट कर दिया गया है। इसका नाम आप सभी को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। इसका नाम मारिस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है, जिसको DRDO की नेवल सिस्टम एंड मटेरियल क्लस्टर लैब, नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैब की तरफ से डिजाइन किया गया है। इसको हमारे किसी भी वॉरशिप्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि किसी भी तरह के टॉर्पेडो अटैक से हमारे वॉरशिप्स को बचा सकते हैं। इसके साथ नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब की तरफ से भी इसमें एक एक्सपेंडेबल डिकॉय काउंटर मेजर सिस्टम को भी ऐड कर दिया गया था, जो कि इसे और भी बेहतर बनाती है। इन सिस्टम को अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये कंबाइंड सिस्टम है, जो कि अपने आप ही इनकमिंग टॉर्पेडो को डिटेक्ट करने के साथ साथ उनके साथ एंगेज हो सकता है। ये सिस्टम अब तक बनाए गए किसी भी तरह के टॉर्पेडो के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, यानी कि अगर हम पर किसी पुराने टॉर्पेडो से हमला किया जाता है तो ये उसके खिलाफ इफेक्टिवली काम कर सकता है। साथ ही वर्तमान की मॉडर्न टॉर्पेडोज के खिलाफ भी उतने ही इफेक्टिवली काम करता है। इन सिस्टम को हमारे नेवल वॉरशिप्स में पिछले कई महीनों से इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था और इसकी सभी टेस्टिंग अभी पूरे हो चुके हैं। अभी नेवी का कहना है कि सिर्फ हमारी नेवी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर सकती है, बल्कि अभी दुनिया में जितने भी मॉडर्न टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम मौजूद है उन सभी के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है। ANI में एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया गया है। चाइना की तरफ से हमेशा से ही किसी भी नेवी को साउथ चाइना सी से दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो इसके मेजॉरिटी हिस्से को अपना क्लेम करते हैं और साउथ चाइना सी में चाइना काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड को भी बना रही है और इसी बात को लेकर चाइना का कई देशों के साथ मतभेद चल रहा है। इसी दौरान जब भारत और चाइना के जवानों के बीच गलवान वाला हादसा हुआ था, उसके तुरंत बाद ही इंडियन नेवी की तरफ से अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी के लिए भेज दिया गया था। इस डिप्लॉयमेंट में हमारे डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे वेसल शामिल है और डिप्लॉयमेंट के दौरान
इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। आप सबको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत ने कोमकासा एग्रीमेंट को साइन करने के बाद हम यूनाइटेड स्टेट के सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और इंडियन नेवी इसी बात का फायदा उठा रही है। इंडियन नेवी का कहना है कि अभी जितने भी डिप्लॉयमेंट किए गए थे उनको सीक्रेट मैनर में डिप्लॉय किया गया था। अभी भी कौन सी वॉरशिप्स को कहां पर डिप्लॉय किया गया है इसके बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं दिया गया है। नेवी की तरफ से भी मलाका स्ट्रेट के ऊपर भी कड़ी नजर रखी गई है और इसके लिए अभी अंडमान को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। और अगर चाइना यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो मलाका से होते हुए चाइना के जो भी रेगुलर ऑयल सप्लाई जाती है उनको तुरंत ही ब्लॉक किया जा सकता है। वहीं पर नेवी अभी अर्जेंटली कुछ अंडर वाटर ड्रोन्स को भी खरीदना चाहती है जिनको चाइना की किसी भी अंडर वाटर मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। आप सबने पहले सुना होगा कि चाइना की तरफ से पहले इंडियन ओशन रीजन में अंडर वाटर ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया था जो कि इंडियन नेवी की सबमरीन की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अभी हमारी नेवी भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरी तरफ अभी चाइना की कुछ वॉरशिप्स जिबूती में भी मौजूद है और इन पर इंडियन नेवी की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। ये बात आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना के पास अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मौजूद है और आने वाले कुछ सालों में चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की दूसरी सबसे बड़ी फ्लीट मौजूद होने वाली है। और चाइना अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम वाले कैरियर्स को भी आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर डेवलप करने वाला है। लेकिन अभी चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने लायक एवेक्स मौजूद नहीं थे, जो कि आज के दौर में एरियल एंगेजमेंट के रूल में गेम चेंजिंग एयरक्राफ्ट होती है। लेकिन अभी सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि चाइना अभी यूनाइटेड स्टेट नेवी की E2C हॉकाई एयरक्राफ्ट जैसी एक एवेक्स को बना रही है और इसके एक प्रोटोटाइप यूनिट को भी चाइना की सियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की एयरफील्ड में स्पॉट किया गया है, जहां पर आमतौर पर चाइना के द्वारा बनाए गए सभी नए प्रोटोटाइप के एयरक्राफ्ट दिखाई पड़ते हैं। इस नए एयरक्राफ्ट का नाम KJ-600 बताया जा रहा है, जो कि एक कैरियर बॉर्न एवेक्स होने वाली है और हो नाउ ये यूनाइटेड स्टेट की हॉकाई एयरक्राफ्ट की एक चाइनीज कॉपी है। इसको सबसे पहले 2018 में भी स्पॉट किया गया था, लेकिन तब इसको एक स्केल मॉडल बताया जा रहा था। उस वक्त चाइना की तरफ से JZY-1 नाम के एक एवेक्स के ऊपर टेस्टिंग किया जा रहा था, जो कि सियान की Y7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड था। और यहाँ पर मजे की बात यह कि Y7 एयरक्राफ्ट भी एंटोनॉव की AN-24 एयरक्राफ्ट का एक कॉपी था। अब यहाँ पर चाइना की KJ-600 एवेक्स की जो रडार है ये रोटेट करता है या नहीं करता है, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ का मानना है कि इसमें एक सिंगल एरे रडार दिया गया है जो कि पूरे 360 डिग्री का कवरेज देती है, लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि वर्तमान चाइना के कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर से इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे चल के आने वाले 5 से 10 सालों में चाइना जो कैरियर बनाने वाला है उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। पिछले हफ्ते आपने सुना होगा ये अपडेट आया था जिसमें ये बताया गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी HAL के 10 से 15% शेयर को बेचा जा सकता है। इस बात को लेके अभी HAL के एम्प्लॉयज की तरफ से शार्प रिस्पांस दिया गया है। ऑल इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बताया गया है कि वो इस बात को सुनने के बाद काफी हैरान थे कि सरकार अभी HAL की 15% तक की शेयर को डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इसी बात को लेके HAL के एम्प्लॉयज की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी के पास भी एक लेटर को भेजा गया है। HAL की एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से कहा गया कि वो सरकार की आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन HAL की शेयर को बेच के गवर्नमेंट HAL की कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर रही है, क्योंकि इससे HAL की कैपेबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है और वो प्राइवेट कंपनियों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। उनका ये कहना है कि जिस तरह से स्पेस प्रोग्राम में इसरो भारत का मेन एजेंसी है, वैसे ही एरोस्पेस सेक्टर में HAL भारत का मेन एजेंसी है। ऐसे में अगर यहाँ पर और ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे HAL की क्या रिजर्व कम हो सकती है। इसके बारे में आप सबका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पेशली जिनको इकोनॉमिक सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है या जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो अपना मत जरूर दीजिएगा। अगला अपडेट इसरो को लेके। वैसे इसरो को लेके अभी 2 से 3 अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला अपडेट तो गगनयान मिशन के बारे में है। PTI में इसको लेके एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया कि भारत और फ्रांस के स्पेस एजेंसीज के बीच अभी गगनयान मिशन को लेके कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था और ये बताया गया कि ये एडवांस स्टेज में अभी आ चुकी है, जिसके बारे में डिटेल अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है। और अभी फ्रांस जिन इक्विपमेंट को अपने मिशन अल्फा के लिए तैयार कर रहा है उसको वो भारत के साथ भी शेयर करने वाला है। फ्रांस के पास अभी स्पेस मेडिसिन का सबसे बेहतरीन फैसिलिटी मौजूद है और अगले साल तक भारत के स्पेस सर्जन भी वहां पर अपनी ट्रेनिंग करने जाने वाले हैं। वहीं पर रशिया की ग्लाप्कोमस की तरफ से भी गगनयान मिशन के लिए जरूरी फ्लाइट इक्विपमेंट को प्रोवाइड करने का ऑफर दिया गया है।
इसके लिए ग्लाप्कोमस की तरफ से रशियन फ्लाइट इक्विपमेंट को गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए रशियन टीम अभी भारत की गश्त पर आने वाली है और अगर सब कुछ सही रहता है तो गगनयान मिशन में लाइव सपोर्ट सिस्टम के कुछ इक्विपमेंट और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम रशियन ओरिजिन से हो सकता है। आर्मी 2020 एग्जीबिशन के अवसर पर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया था और जल्दी इसके बारे में कंप्लीट रिपोर्ट लेके रशियन एक्सपर्ट्स की टीम भारत के गश्त पर आने वाली है। इसके अलावा इसरो अभी काफी तेजी से अपने मिशन के ऊपर दोबारा काम करना शुरू कर चुकी है और लगभग 50% मैन पावर के साथ इसरो काम कर रही है। कुछ दिन पहले इसरो के कुछ मेजर फैसिलिटी चाइनीज रायते की फैलने की वजह से बंद करने पड़े थे, जो कि हमारी SSLV प्रोग्राम के ऊपर भी काफी असर डालने वाला है, क्योंकि जहां पर SSLV यूनिट के ऊपर काम किया जा रहा था वो फैसिलिटी लगभग 10 से 15 दिन तक पूरी तरीके से बंद करना पड़ा था। अभी साल के अंत तक दो SSLV लॉन्च को इसरो करने वाली है, जिस वजह से इसरो के ऊपर डेडलाइन को हासिल करने के लिए काफी दबाव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसरो चाहकर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।